दोस्तों नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारी आज के विश्वकर्मा क्लासेस में। मैं राहुल विश्वकर्मा। तो चालू करते हैं हमारी आज की कॉन्सेप्ट। ये हमारी कॉन्सेप्ट क्लास है। देखिए दोस्तों, ये मैथ का एक सेक्शन है जिसका नाम है बीजगणित, जिसे अलजबरा बोलते हैं। तो इसमें आपको यदि अभी तक कुछ भी नहीं आता है, जैसे कि छोटे क्लास में क्या होता है कि प्लस माइनस इंटू डिवीज़न हम नंबर्स का करना जानते हैं अच्छे से, लेकिन जैसे ही हम बड़ी क्लास में आते हैं 6, 7, 8 में आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि एक्स और वाई का क्या मल्टीप्लाई कराएंगे, एक्स में से वाई कैसे माइनस करेंगे। ये इतने सारे नाम्स आ रहे हैं, इतने सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, इतने सारे नए तरीके आ रहे हैं, इन्हें इन्हें एक साथ कैसे समझें। तो उन्हें सारी बारीकियों को हम एक वीडियो में पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, इस वीडियो को देखने से पहले पहले आपको क्या आता है क्या नहीं आता है इससे कोई मतलब नहीं, आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाएगी A to Z। इसके बाद आप एक तरीके से पूरे चैप्टर्स की रूपरेखा को समझ जाएंगे। आप यदि किसी बुक को उठाएंगे, 6 की बुक को उठाएंगे, 7th की, 8th की उठाएंगे, तो वो टॉपिक कैसे अराइज होते हैं, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। यानी कि एक तरह से जैसे कि आप निबंध लिखते हैं तो निबंध लिखते वक्त उसमें सबसे पहले एक रूपरेखा दी जाती है। तो रूपरेखा में क्या होता है कि जितनी हेडिंग्स होती हैं निबंध के अंदर उन्हें पहले बता दिया जाता है। ठीक उसी तरह से, ठीक है, ये वो जगह है जहाँ से आपके टॉपिक्स, आपके लेसन्स बनना स्टार्ट होते हैं। तो आपको ये पता चल जाता है कि हमारा अगर ये लेसन आया तो क्यों आया, और अगली बार अगर इससे बड़े लेसन्स होंगे तो हमारे क्या होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा डिस्क्राइब अभी बताते वक्त ही करेंगे आपको। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बहुपद। अच्छा ठीक है, एक वर्ड आया हमारे पास पॉलिनोमियल। तो पॉली क्या होता है? पॉली का हिंदी वर्ड होता है कई, बहुत सारे। जैसे कि आपने पॉलीथीन सुना होगा, वो पॉलीथीन नहीं, पॉलीएथिलीन होता है। ठीक है, एथिलीन्स को जब बहुत बड़ी मात्रा में जोड़ा जाता है तो पॉलीथीन बनता है। इसी तरह से आपने एक वर्ड सुना होगा पॉलीटेक्निक। ठीक है, पॉलीटेक्निक क्या होता है? पॉली माने होता है कई, टेक्निक माने होता है एक तकनीक। कई सारी तकनीक जब किसी पर्सन को दी जाती है तो उस पर्सन को मतलब उस कोर्स को पॉलीटेक्निक कहा जाता है। इसी तरह से पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, पीवीसी। ठीक है, उसमें भी यानी कि विनाइल क्लोराइड की मात्रा को बहुत बड़ी मात्रा में लिए, मात्रा का मतलब क्वांटिटी से नहीं है, उसको कई बार रिएक्शन करा के या बल्क में लिया जाता है, उससे पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं। तो पॉली वर्ड का मतलब समझ गए होंगे आप। पॉलिनोमियल्स माने बहुपद, बहु माने होता है बहुत सारे, पद माने होता है टर्म्स। तो अच्छे समझेंगे इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में जानने से पहले हम थोड़ी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, कुछ टर्म समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम हमारा जो पहला टॉपिक है, पहला जो टर्म्स है उसे बोलते हैं कांस्टेंट। इसे बोलते हैं हिंदी में अचर, कांस्टेंट वैल्यू। अचर राशि। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहली वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट मतलब अचर, अचर मतलब स्थिर, स्टेबल, स्थिर या फिक्स, कहते हैं फिक्स वैल्यू है। यानी कि जितनी भी हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू होती है, यानी जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे क्या हो जाता है 0, 1, 2, 3, 10, 100, -9, माइनस का 1000, कुछ भी, या प्लस या माइनस, यानी कि ऑल रियल नंबर्स, जितने भी रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स, आपको पता होगा क्या होता है रियल नंबर।
ठीक है। जितनी भी रियल नंबर्स होते हैं वो सारी कांस्टेंट वैल्यू कहलाती हैं। यानी फर्स्ट क्लास से लेकर के फिफ्थ स्टैंडर्ड तक आप जितनी भी कैलकुलेशंस पढ़ते हैं सब के सब कांस्टेंट, एक अचर राशि, एक दो तीन चार या माइनस में या प्लस में कुछ भी हो, ये सारी वैल्यू क्या कहलाती हैं? अचर राशि कहलाती हैं। जिसकी वैल्यू फिक्स हो हर जगह पर, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, किसी भी लेसन में इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, इसीलिए इसे कांस्टेंट वैल्यू अचर राशि कहते हैं। अगली संख्या आ रही है हमारे पास वेरिएबल। वेरिएबल वैल्यू क्या होती है? वेरिएबल वैल्यू इसे बोलते हैं चर राशियां। चर राशियां, चर मतलब जो चेंज होती रहती हैं, जो कि बदलती रहती हैं। क्या होता है? ये अस्थिर होती है। अस्थिर कैसे? यानी कि अनस्टेबल। जैसे कौन कौन सी वैल्यू? ऑल अलजेब्रिक ऑल अल्फाबेट्स। जितनी भी हमारी अल्फाबेट्स होती हैं, जैसे ए बी सी जेड, कुछ भी हो सकता है, पी क्यू आर एस टी यू बी, ये सारी वैल्यूज़ हमारी वेरिएबल्स होती हैं। तो ज़्यादातर वेरिएबल्स में क्या क्या यूज़ किए जाते हैं? ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है। यानी कि इनको छोड़ करके जितनी भी वैल्यू होती है वो वेरिएबल्स वैल्यू कहलाती हैं, जिसे चर राशियां बोलते हैं। यह अस्थिर होती हैं। किसी कहीं पर ए की वैल्यू कुछ अलग आएगी, ए की वैल्यू कुछ फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह की यहाँ पर वैल्यू आएंगी। पहला कांस्टेंट होगा, अचर राशि कहते हैं, यानी नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं हमारे वो सब कांस्टेंट वैल्यू कहलाती है। वेरिएबल जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं उनके ऊपर कैलकुलेशन चलता है, प्लस माइनस चलता है, तो ऐसी वैल्यू को हम वेरिएबल वैल्यू कहते हैं, चर राशियाँ कहते हैं। ये स्थिर है, इनकी वैल्यू फिक्स होती है, इनकी ये हर क्वेश्चन में एक टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार इनकी वैल्यू बदलती है। इन्हीं की सॉल्विंग को लास्ट में आंसर आता है x बराबर 3 y बराबर 5। वो सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए होता है, हर जगह के लिए नहीं होता, इसीलिए इनको वेरिएबल वैल्यूज बोला गया हुआ है। तो ये कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या हो गया, ये आप समझ चुके होंगे, ठीक है। इसके बाद जो अगली चीज आती है उसे बोलते हैं इक्वेशन। इक्वेशन वर्ड बहुत बार सुना होगा आपने, तो देखते हैं क्या होता है इक्वेशन। इक्वेशन इसे हिंदी में बोलते हैं समीकरण। तो दोस्तों क्या होता है ये समीकरण? समीकरण क्या होता है कि संबंध होता है एक तरह का। समीकरण मतलब संबंध, जिसे अब रिलेशन भी बोलते हैं हम लोग। तो कैसा रिलेशन? यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल का रिलेशन, रिलेशन बिटवीन कांस्टेंट वैल्यू एंड वेरिएबल्स वैल्यू। यानी कि कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, अभी हमें बता के आ रहे हैं आपकी, चर राशि। वेरिएबल्स की वैल्यूज क्या होती है, अचर राशि। यानी कि चर राशि और अचर राशि के बीच का जो संबंध होता है उसे बोलते हैं इक्वेशन। जैसे कि हमारे पास एक
2a प्लस का 5x। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू भी है और वेरिएबल भी है। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है। इनके बीच में एक रिलेशन है, प्लस का रिलेशन है। माइनस भी हो सकता था यहाँ पर, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे संबंधों को हम इक्वेशन कहते हैं, समीकरण कहते हैं। समीकरण का एक एक टर्म्स एंड कंडीशन की तरह काम करता है, ठीक है। तो कांस्टेंट वैल्यू अलग होती है, वेरिएबल वैल्यू अलग होती है। जब इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं, तो दोनों के बीच में एक संबंध बनता है जिसे बोलते हैं इक्वेशन या समीकरण। इसके बारे में डिटेल से जानेंगे एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में और डिटेल जानेंगे। अभी हमने आपको तीन टर्म बता दिए, तीन चीज़ें बता दी। कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, वेरिएबल वैल्यू क्या होती है, इक्वेशंस क्या होते हैं, ठीक है। तो अब हम अगली चीज पे जाते हैं। अगली चीज होती है हमारी टर्म। टर्म को हिंदी में बोलते हैं पद। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो क्या होता है ये पद? यानी कि सेपरेट पार्ट ऑफ इक्वेशन। सेपरेट पार्ट ऑफ इक्वेशन कैसे? यानी कि इन प्लस और माइनस, प्लस या माइनस के रूप में जो सेपरेट पार्ट होता है, अलग अलग पार्ट होता है, उसे बोलते हैं हम लोग टर्म। जैसे कि अगर हम बात करें 2x प्लस 5y, इसमें कितने टर्म है? देखिए प्लस है ना, यहाँ पर ये एक टर्म हो गया, ये दो टर्म हो गया, यानी कि टू टर्म्स है यहाँ पर। टू टर्म मतलब दो पद है। यहाँ कितने पद हैं? एक पद, दो पद। यहाँ दो पद है यहाँ पर, ठीक है। अगर हमारे पास एक इक्वेशन ऐसी आ गई, समीकरण 3x² प्लस का 5x माइनस का 3y, कितने टर्म्स हैं यहाँ पर आपके? एक, दो, तीन, थ्री टर्म्स हैं। तो पद समझ गया, यानी छोटे छोटे टुकड़े अगर प्लस माइनस में सेपरेट कर दिया जाए, बांट दिया जाए, तो कितने टुकड़ों में ये बढ़ जाएगा, उनको बोलते हैं टर्म्स। तो दोस्तों यहाँ पर चौथी चीज आपको बता दी। क्या बताया? वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, टर्म क्या होता है। यहाँ भी देखिए, बिना टर्म के कोई इक्वेशन नहीं बनती है। यहाँ पर ये अगर बोल दिया जाए 5x, ये क्या है? ये भी कितने टर्म है? इसमें एक टर्म है। कितने पद हैं यहाँ पर? ओनली एक पद है ना। ये मल्टीप्लाई को नहीं मानते, दो संख्या नहीं मानी जाएगी, एक ही संख्या है दोनों। प्लस और माइनस में सेपरेशन जो होता है वही टर्म कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आया होगा वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, टर्म क्या होता है। हिंदी भी आपको समझना है, हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश भी समझना है, इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप अपनी भाषा में उसे अपने नोटबुक पर लिखते जाएंगे, वीडियो को पॉज कर करके, कि किसका मतलब क्या होता है। इससे आप 6 स्टैंडर्ड के बच्चे को भी बता सकते हैं, 7th को भी बता सकते हैं, 8th वाले को, 9th वाले को, 10th वाले को। यानी कि आप किसी भी स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, 6 से लेकर 10 तक का, ये सारी आपकी कॉन्सेप्ट कहलाएगी ये, ठीक है। ये किसी एक स्पेशल क्लास के लिए नहीं है, और ये एक ऊपर की नॉलेज है। जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब बहुत सारे वर्ड आपसे ऐसे ले लिए जाएंगे, आप उनको उनको पुकारा जाएगा, उन्हें कॉल किया जाएगा, लेकिन उन वर्ड्स के बारे में आपको पता नहीं होगा। अब बारी आती है कॉफिशिएंट, यानी कि जो पांचवा टर्म है हमारे पास, क्या है? क्या होता है कॉफिशिएंट? इसे हिंदी में बोलते हैं गुणांक। क्या होता है ये गुणांक? कॉफिशिएंट क्या होता है? ध्यान रखेंगे एक्सरसाइज करते वक्त जब कोई नया वर्ड आपके सामने आ जाए, हमने बोला इसका कॉफिशिएंट 1 है, 2 है, 3 है, तो आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि अरे कॉफिशिएंट क्या होता है ये। आपको पता होना चाहिए कॉफिशिएंट मतलब गुणांक। गुणांक मतलब क्या होता है? जो गुणे के, गुणे मतलब मल्टीप्लाई,
मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो, फॉर्म मतलब मल्टीप्लाई के रूप में हो। आप कहेंगे हम कैसे मानेंगे, क्या होता है गुणांक? एक इक्वेशन देखते हैं, समीकरण देखते हैं। समीकरण में लिखा है 2x² माइनस का 5x प्लस का 8, एक जो समीकरण है हमारे पास। तो आपसे पूछा जाएगा कि x² का कॉफिशिएंट क्या है। आपसे पूछा जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ x², यानी x² के गुणे के रूप में क्या लिखा है, 2 लिखा है, 2 लिख देंगे हम। आपसे पूछा जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ x, क्या हो जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ x, गुणे के रूप में क्या लिखा है, माइनस का 5, यहां पर लिख देंगे माइनस का 5। आपसे पूछा जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, x की पावर 0, किसी की भी पावर 0, चाहे x की पावर 0 बोल दिया जाए, y की पावर, z की पावर 0, इन सब का मतलब होता है 1, यानी 1 का कॉफिशिएंट पूछा जा रहा है। 1 का कॉफिशिएंट मतलब जिसके मल्टीप्लाई में 1 हो, इसके में भी होता है, इसके में भी होता है, लेकिन यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई में शुद्ध रूप में इसके साथ है, तो क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। चाहे x की पावर 0 तो भी यही आएगा, किसी की भी पावर 0, यहाँ पर कहेंगे कि x तो लिखा नहीं है, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे पूछा जाए y की पावर 0 कितनी है, यहाँ पर y की पावर 0 भी 8 मानी जाएगी, लेकिन जो सही तरीका है, यदि यहाँ पर x है, यहाँ x है, तो यहाँ भी x ही होना चाहिए था। नहीं दिख रहा है, इसलिए x की पावर 0 ही मानेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, समझ में आया? कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट का मतलब होता है जो कि गुणे के फॉर्म में लिखा हो, गुणे के रूप में लिखा हो। ठीक है, कॉफिशिएंट हिंदी में गुणांक बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे। x² का गुणांक क्या होता है, 2 होता है। x का गुणांक क्या है, माइनस का 5 है। x की पावर 0 का गुणांक क्या है, 8 है। तो ये पांचवा चीज भी आप समझ गए होंगे, गुणांक माने क्या होता है, जो गुणे के रूप में है। गुणे के रूप में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 भी बोल सकते हैं, 8 भी बोल सकते हैं यहाँ पर हम। तो कॉफिशिएंट आपको समझ में आया होगा। एक और इक्वेशन देख लेते हैं यहाँ पर हम, सिंपल सा, समझ में आ जाएगा और अच्छे से। आपसे पूछा जाए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कॉफिशिएंट कितना है, एक्स क्यूब का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट कितना है, 9 है, प्लस का 9 लिख देंगे यहाँ पर हम। आपसे फिर पूछा जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, सपोज कीजिए माइनस का लिखा हुआ था जी, एक्स का कॉफिशिएंट कितना है, यहाँ पर एक्स के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, माइनस का 8 लिखा है, माइनस का 8 लिख देंगे यहाँ पर हम। ठीक है, यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो तो जो भी कांस्टेंट वैल्यू दिख रही है वो लिख देंगे यहाँ पर हम, माइनस का 2। अच्छा, एक चीज और आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर, आपसे अगर पूछ ले कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4, तो आप देखें कहीं भी एक्स की पावर 4 आपको नहीं दिख रही है, 0 लिख दीजिए तुरंत। मल्टीप्लाई में क्या होगा, 0 होगा वो, क्योंकि वो है नहीं, इसलिए वो दिख नहीं रहा है हमें। तो हमें लगता है कि कॉफिशिएंट के ऊपर अच्छे से चर्चा हो चुकी है हमारी। अब अगला आपसे पूछा जाएगा, अगली जो चीज है, अगला टर्म है आपका, उसको बोलते हैं डिग्री। इसे हिंदी में बोल सकते हैं घात, जिसे पावर भी बोलते हैं, डिग्री। तो अच्छा, ये पावर क्या होता है आपको पता होगा, 2 की पावर 3, 2 की घात 3, इसी को डिग्री बोलते हैं। यानी कितनी घात है, घात को ही डिग्री बोलेंगे। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन इज नोन एज डिग्री। क्या कहा हमने, हाईएस्ट
पावर ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री, यानी कि समीकरण की सबसे बड़ी घात को हम पावर कहते हैं। जैसे यहां पर क्या लिखा है 5x, इसकी डिग्री कितनी है, सबसे बड़ी पावर कितनी है 1 है, 1 मानेंगे, इसकी डिग्री 1 डिग्री का है। 5x² प्लस का 2x प्लस का 3, इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है, सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है आपको यहाँ पर, सबसे बड़ी पावर दिख रही है हमें 2, डिग्री हम 2 लिख देंगे हम। अगर इस वाली इक्वेशन की बात की जाए, अगर कितनी डिग्री है यहाँ पर, यहाँ पावर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, कितनी डिग्री है यहाँ पर, इसकी डिग्री 3 है, सबसे बड़ी पावर 3 है ना यहाँ पर, डिग्री कितनी है 3 है इसकी। तो हमें डिग्री समझ में आना चाहिए। यहाँ पर हमने आपको 6 चीजें हैं हमने एक्सप्लेन कर दी, फिर से एक बार देखते हैं। कांस्टेंट माने न्यूमेरिक वैल्यू, यानी कोई भी नंबर्स कांस्टेंट कहलाता है। वेरिएबल क्या होता है, जितने अल्फाबेटिक वैल्यू होती है वो सारी वेरिएबल्स कहलाती हैं। उसके बाद टर्म क्या होता है, टर्म माने होता है पद, अलग अलग पद। कितने टर्म है, 1 2 3 4, 4 टर्म है, यानी कि अलग अलग देख लीजिए, काउंट कर लीजिए कितने टर्म है। प्लस या माइनस से जो सेपरेट होते हैं, जो अलग प्लस माइनस जिन्हें जिन्हें अलग अलग कर देता है उन्हें टर्म्स कहलाते हैं। टर्म्स के बाद बारी आती है कॉफिशिएंट की। कॉफिशिएंट माने होता है गुणांक, टर्म को बोलते हैं पद, कॉफिशिएंट को बोलते हैं गुणांक। गुणांक माने होता है जो भी मल्टीप्लाई में लिखा हो अलजेब्रिक वैल्यू के, यानी कि वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो भी होता है वो गुणांक कहलाता है, चिन्ह सहित। ठीक है, अगर यहाँ माइनस होता तो x² गुणांक क्या होगा, -9। यहाँ पर अगर प्लस होता तो x का गुणांक क्या है, प्लस का 8। तो आपको ये गुणांक समझ में आ गया। अगर डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है पावर, यानी कितनी पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ द इक्वेशन, हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इसकी पावर कितनी है, मैक्सिमम 1 है। इसकी पावर कितनी, यहां पर देखिए 1 भी है, लेकिन यहां पर हम 2 को ही लेंगे। यहां पर देखिए 2 भी है 1 भी है, लेकिन यहां पर डिग्री कितनी ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं। तो होपफुली आप समझ गए होंगे डिग्री क्या होता है। ये 6 चीजें हैं, 6 चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए, तब आप उसकी ABCD जान पाएंगे, कि तभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि हमसे पूछ क्या रहा है। आपसे कोफिशिएंट पूछेगा, आपसे डिग्री पूछेगा, आपसे टर्म पूछेगा आपसे, लेकिन इनके बारे में पता तो चले आपको ये होते क्या है, तभी आप जवाब दे पाएंगे आप। तो अगली चीज होती है पॉलिनोमियल। क्या होता है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है, प्रेजेंटेशन होता है, यानी एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन बोलिए या प्रेजेंटेशन बोलिए, एक्सप्रेशन या प्रेजेंटेशन ऑफ टर्म्स, यानी जो आपके टर्म्स होते हैं, जो आपके पद होते हैं। ठीक है, एक व्यवस्था करना, जैसे कि हमने आपको बहुत सारे टर्म दे दिए, 5x² प्लस 3x प्लस का 2, तो ये एक तरीके से उनका प्रेजेंटेशन है। देखिए यहां पर हम लिखते हैं अभी हम 5x² प्लस का 9x माइनस का 8। देखिए ये भी एक प्रेजेंटेशन है, यानी प्रेजेंटेशन माने एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन माने फैलाव, प्रेजेंटेशन माने दिखाओ, दिखाना, यानी दिखावट है। हम ऐसे भी लिख सकते थे 5x², हम यहाँ पर 9x यहाँ लिख रहे हैं, 8 यहाँ लिख रहे हैं। क्या ये एक प्रेजेंटेशन है, अच्छा नहीं है, इसलिए ये बहुपद पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। इसका एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन दे दिया गया है कि आपको संख्याओं को या तो प्लस माइनस इंटू डिवीजन किसी एक रिलेशन में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, एक फिक्स रिलेशन में दिखाना पड़ेगा, उसे बोलते हैं एक बहुपद, पद पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। कई सारे, पॉली माने बहुत सारे, पॉलिनोमियल बहुपद, बहु माने बहुत सारे, पद बहुपद माने क्या होता है, जिसमें पद हो, एक या एक से ज्यादा पद, एक या एक से ज्यादा टर्म होते हैं, उन्हें बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। अब कितने भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, कितने भी हो सकते हैं। अब कितने हो सकते हैं, देखिए अगर एक एक पद हो, 1 टर्म, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोनोमियल।
मोनोमियल का मतलब क्या होता है? एक पदीय। एक पदीय समीकरण। जैसे मोनोमियल्स क्या होता है आपका? 2x लिख लीजिए, खत्म हो गया जे। 5x² लिख लीजिए, खत्म हो गया जे। ठीक है। 5y लिख लीजिए, ठीक है। 3z लिख दीजिए, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है ये सब में एक पद है। देखिए कॉमा लगाए, तीनों अलग अलग है। इसे बोलते हैं वन टर्म, यानी कि ये है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? यानी कि यहां मोनोमियल यहां लिखना था हमें। यानी वन टर्म वाले जितने भी इक्वेशंस होती हैं उसे बोलते हैं मोनोमियल। बहुपद, बहु माने बहुत सारे पद हो सकते हैं। एक पद हो तो उसको मोनोमियल बोल दो। ठीक है। बाइनोमियल, इसमें क्या होता है? टू टर्म्स होते हैं, यानी इसको बोलते हैं द्विपदीय। अच्छा, ये द्विपदी क्या होता है? ये द्विपदी का मतलब 2x प्लस का 5y। देखिए ये दो पद है, पहला पद दूसरा पद। ऐसे समीकरण को बोलते हैं, ऐसे रिलेशन को बोलते हैं बाइनोमियल्स। ठीक है। और क्या हो सकता है? 3x प्लस 5y, इसे बोलते हैं बाइनोमियल्स। ठीक है। इन्हें द्विपदीय समीकरण। तीसरा होता है हमारे पास ट्राइनोमियल। मोनो माने एक, बाई माने दो, ट्राई यानी कि 3 टर्म्स, इसे बोलते हैं त्रिपदीय। जिसमें 3 पद होते हैं। 3 पद कैसे हो सकते हैं देखेंगे यहां पर। 5x प्लस का 2y माइनस का 8z। देखिए इसमें कितने पद हैं? 1 2 3। तो ऐसे समीकरण को हम ट्राइनोमियल या त्रिपदीय समीकरण बोलेंगे हम। ध्यान देंगे, पॉली माने होता है बहुत सारे। बहुत सारे कितने हो सकते हैं? एक या एक से ज्यादा। एक अगर हो तो उसको, उस इक्वेशन को बोल मोनोमियल्स। दो हो तो उसे बोल देंगे बाइनोमियल्स। तीन हो तो उसे बोलेंगे ट्राइनोमियल्स। कोई और भी इक्वेशन हो सकता है। 9x माइनस का 8a प्लस का 5z। देखिए ये 3 पद है, इसे बोलेंगे ट्राइनोमियल्स, यानी 3 टर्म्स हैं यहां पर। समझ में आता होगा आपको। 3 के बाद अब कितने गिनेंगे? 1 2 3 4 5 6 10 100 50, कितने भी हो सकता है। लेकिन 3 के बाद यदि और भी ज्यादा होते हैं, यानी कि पॉलिनोमियल अब आ जाएगा। यानी कि मोर देन 3। अब क्या, 3 से ज्यादा अगर हो तो उसे डायरेक्ट बहुपद बोल दीजिए। बहुपद कैसे हो सकता है? यहां पर एक टर्म और बढ़ा लीजिए, 5a बढ़ा दीजिए यहां पर, बस बहुपद हो गया। कैसे बहुपद? 2a² प्लस का 5a प्लस का 3x माइनस का 2y²। कितने टर्म होगा? 1 2 3 4। अब चाहे जितने बढ़ जाए वो पॉलिनोमियल के अंतर्गत ही आएगा बहुपद, मोर देन 3 टर्म। एक टर्म वाले को मोनोमियल्स यानी एक पदीय, दो टर्म वाले को बाइनोमियल्स यानी द्विपदीय, 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल्स यानी त्रिपदीय, और 3 से यदि ज्यादा हो तो उसे पॉलिनोमियल्स कहते हैं, मोर देन 3 टर्म्स। मोर देन 3 टर्म्स। इसको बोलते हैं बहुपद। देखेंगे थोड़ा रफ है, रफली लिखा है हमने, तो आपको समझ में आया होगा जाके पॉलिनोमियल वर्ड कहां से आया। ध्यान देंगे इस चीज को। यहां पर हमारे पास
मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, यानी एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, बहुपदीय, क्या होते हैं ये सब, समझ में आया होगा आपको। अब हमारी बारी आती है, ये सब प्रेजेंटेशन था, एक्सप्रेशन था, ये सब पॉलिनोमियल के अंतर्गत आएंगे सब। अब हमें जो एक चीज समझनी है वो है हमारे पास लीनियर इक्वेशन, समीकरण। इक्वेशन हम आपको बता चुके थे, तो इक्वेशन हमने बताया था क्या होता है इक्वेशन, समीकरण कहते हैं इक्वेशन को हिंदी में। इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे आप लिख सकते हैं EQ, बार बार इक्वेशन नहीं लिखते, EQ लिख देंगे, समझ जाएंगे। EQ मतलब इक्वेशन होता है, मैथ में ओनली, फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं, ठीक है। हाँ फिजिक्स में चलेगा, केमिस्ट्री में नहीं चलेगा, एक्वस हो जाएगा वो, ठीक है। तो समीकरण आपको समझ में आता होगा, ठीक है। समीकरण, अब समीकरण क्या होता है, रिलेशन ऑफ टर्म्स, ठीक है, यानी कि रिलेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज नोन एज इक्वेशन, रिलेशन ऑफ टर्म्स इज नोन एज पॉलिनोमियल्स, यानी कि टर्म्स का संबंध जो होता है वो बहुपद कहलाता है, और वेरिएबल और कांस्टेंट का जो रिलेशन होता है वो इक्वेशन कहलाता है। तो इक्वेशन भी कई तरह के हो सकते हैं, ठीक है। अगर इक्वेशन अगर 1 डिग्री वाला हो, 1 डिग्री क्या होता है, यानी कि पावर 1, यानी एक घात वाला समीकरण है, तो उसे बोलते हैं रैखिक समीकरण, यानी क्या बोलते हैं उसे, लीनियर इक्वेशन, हिंदी में बोलते हैं रैखिक समीकरण। क्या होता है रैखिक समीकरण, रैखिक माने तो रेखा, यानी कि अगर हम पावर 1 वाली इक्वेशन की शकल बनाएंगे तो शकल एक सीधी रेखा आएगी, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी आएगी, कैसे भी हो सकती है, उसे बोलते हैं 1 डिग्री वाला जो इक्वेशन होता है उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन समझ में आया होगा। अब ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, समझिएगा हमारी बात को ध्यान से। लीनियर इक्वेशन तो है, लीनियर इक्वेशन मैंने पावर 1 होनी चाहिए, जैसे कि अगर हम बात करें 5x 3x प्लस 2y 8x प्लस 7y माइनस का 9z, ये हमारे पास तीन, देखिए इसकी पावर 1 है, यहाँ पे सबकी पावर 1 है, यहाँ पे सबकी पावर 1 है, लेकिन क्या है ये लीनियर इक्वेशन, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सबकी पावर 1 है, लेकिन अंतर है थोड़ा सा, लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल, यानी कि लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल, सॉरी लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल, ठीक है ना, इसे बोलेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन ये 2 वेरिएबल है, यहां क्या है 2 वेरिएबल, यानी कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण है, सीधी लाइन का समीकरण है ये, पावर 1 है ना, डिग्री 1 है ना, यानी 1 डिग्री वाला इक्वेशन है ना, लेकिन यहां पर एक वेरिएबल है, यहां 2 वेरिएबल है, यहां 3 वेरिएबल है। इस इक्वेशन का नाम है, इसका नाम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल, यानी लीनियर इक्वेशन तो है ये लेकिन 1 वेरिएबल वाला, इसे बोलते हैं कि एक चर वाला रैखिक समीकरण। ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, यानी दो चरों वाला रैखिक समीकरण। लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल, 1 2 3, 3 वेरिएबल, इसे बोलेंगे कि तीन चर वाला रैखिक समीकरण, यानी रैखिक समीकरण सभी है, रैखिक क्यों है, क्योंकि पावर 1 है। तो ये तीन तरह के मोस्टली तीन ही तरह के आपको पढ़ाए जाएंगे, होते बहुत सारे हैं,
लेकिन वो सब अब आगे जाके पढ़ेंगे, 3 में ही हमें अभी देखना है हमको। ठीक है, पहली चीज हमने क्या पढ़ी? लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण, जैसे कि 5x हो गया, 2a हो गया, 3z हो गया, माइनस का 8y हो गया, माइनस का 9z हो गया। देखेंगे क्या है डिग्री, पावर कितनी है? 1 है, और वेरिएबल कितना? एक है, एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है। देखेंगे हम छोटी क्लास में हमें इस बेस्ड प्लस या माइनस सिखाया जाता है, हमें लेसन का नाम दे दिया जाता है लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण, लेकिन हम पूरी जिंदगी भर समझ ही नहीं पाते इसका मतलब क्या होता है। अरे सिंपल सी बात है, लीनियर इक्वेशन माने, लीनियर माने तो सीध में, एक लाइन में, रैखिक माने एक रेखा में, रेखा का इक्वेशन है, एक लाइन का इक्वेशन है। ये आपको 9th 10th में जब जाएंगे, स्ट्रेट लाइन जब पढ़ाएंगे जब हम, तब इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। लीनियर माने होता है एक सीधी लाइन का, और सीधी लाइन ऐसे भी, ये भी सीधी लाइन है, ये भी सीधी लाइन है, सीधी लाइन का डायरेक्शन कोई भी हो लेकिन सीधे होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। कितने वेरिएबल का? एक वेरिएबल का, यानी एक अचर राशि होनी चाहिए। ये जितनी भी वैल्यूज लिखी है, ये एक चर वाले रैखिक समीकरण, यदि आपके एक्सरसाइज में ले रखा है एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो इन्हीं सबका गुणा करना, भाग करना, मल्टीप्लाई करना आपको कराया जाएगा। ये लेसन कैसे बन रहे हैं ये हम आपको बता रहे हैं। पॉलिनोमियल बना, इक्वेशन बना, अब कितने तरह की इक्वेशन होती है? 1 डिग्री के अंतर्गत हम बता रहे हैं, अभी 2 डिग्री वाले भी आएंगे। ठीक है, ये क्या लिखा है? लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। अगली चीज पढ़िए, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। क्या होता है ये एक चर वाले रैखिक समीकरण थे, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। क्या होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण? यानी कि 1 डिग्री है तो लीनियर इक्वेशन बोल दिया गया। ठीक है, लीनियर इक्वेशन तो ये भी है, यानी डिग्री तो 1 ही होनी चाहिए, लेकिन वेरिएबल 2 होने चाहिए। कैसे वेरिएबल 2 हो जाएगा? 5x प्लस 2y, 3x माइनस का 8z, 2a माइनस का 9z। देखेंगे दोस्तों, लीनियर इक्वेशन तो है, यानी एक लाइन का तो इक्वेशन है, लेकिन कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है, पहला वेरिएबल, दूसरा, यहां पर एक ही वेरिएबल था। ठीक है, तो समझ में आया होगा। यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण पूरी एक एक्सरसाइज है, आपको प्लस माइनस इंटू डिवीजन से भी इनमें सिखाया जाएगा। लेकिन लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल बोल दिया गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो आपको प्लस माइनस इंटू डिवीजन इनका सिखाया जाएगा। ये लेसन कैसे बन रहे हैं हम आपको ये चीज बता रहे हैं। अगर लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल भी होता होगा फिर तो। हाँ, क्या होता है? बस भाई 3 चर वाले रैखिक समीकरण, बस कुछ नहीं, इसमें 3 चर हो जाएंगे, यानी 3 वेरिएबल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? 5x प्लस का 8y माइनस का 9z, 2a प्लस का 5b माइनस का 3c। देखिए 2p माइनस का 8q प्लस का 13z। देखेंगे यहां पर 1 2 3 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन क्योंकि पावर सबकी 1 है, पावर 1 है, पावर 1 है, पावर 1 है, इसलिए लीनियर इक्वेशन बोल दिया गया। 3 वेरिएबल है, 1 2 3 वेरिएबल, इसलिए बोला 3 वेरिएबल बोल दिया गया। तो आपकी यहाँ पर 3 एक्सरसाइजों का हमने डेफिनेशन दिया है। लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण, यानी रैखिक समीकरण चर संख्या, चर राशि कितनी है? 1 1 1 1, सब में 1 है।
लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन मतलब पावर वन होनी चाहिए, पावर वन सब जगह पर है। टू वेरिएबल, इसमें भी दो वेरिएबल है, इसमें भी दो वेरिएबल है, इसमें भी दो वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन ऑफ थ्री वेरिएबल, तीन चर वाले रैखिक समीकरण, तीन चर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो समझ गए होंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन ऑफ थ्री वेरिएबल क्या होता है। दोस्तों ये सब कुछ हम आपको लीनियर इक्वेशन पढ़ा रहे हैं। यदि हम आपको पावर टू कर दिया जाए, 1 डिग्री कर दिया जाए, तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों क्या क्या चेंज होगा, ये समझ लीजिए जी, अच्छे समझ में आ गया होगा कि ये पावर वन यानी 1 डिग्री वाले लीनियर इक्वेशन क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। लीनियर इक्वेशन यानी कि इसको आप अच्छे से ऐसे सेटअप करके लिख लीजिए थोड़ा अच्छे से। क्या है आपका लीनियर इक्वेशन, इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। क्या होती है पहचान, 1 डिग्री इक्वेशन यानी ऐसे इक्वेशन, ऐसे समीकरण एक घात वाले समीकरण, इन सबको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण, 1 डिग्री इक्वेशन। तो ये आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है, तीन तरह के यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किए गए, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ थ्री वेरिएबल। अब यहाँ पर हम लीनियर इक्वेशन ना बोले, अगर 1 डिग्री वाले ना बोले, हम 2 डिग्री वाले बोल दे तो सब कुछ हमारा चेंज हो जाएगा। देखते हैं क्या क्या चेंज होता है। हम अगली चीज आपको बताने जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बोलते हैं द्विघात समीकरण, द्विघात बस यहां पर 1 डिग्री नहीं होगी, यहां पर 2 डिग्री हो जाएगी। दो घात वाले समीकरण यानी कि क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है दो घात वाले समीकरण। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ये सारी कंडीशन बनेंगी, यहां पर लीनियर की जगह पर हम सब जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक लिख देंगे यहां पर हम, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, स्क्वायर लगा दीजिए, यानी कितना, एक चर वाले, रैखिक नहीं। अब इसे क्वाड्रेटिक को बोलते हैं द्विघात, ठीक है। ये रैखिक की जगह द्विघात समीकरण लिख दीजिए हर जगह पर, यानी क्वाड्रेटिक वर्ड हट करके हमारे पास द्विघात आ गया। देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, वेरिएबल तो वन है लेकिन पावर टू होनी चाहिए, ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, एक चर वाले द्विघात समीकरण, ठीक है। क्वाड्रेटिक आ गया मतलब दो घात वाले हो जाएंगे, पावर टू वाले, डिग्री टू वाले। अब क्या होता है दूसरा नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, यानी कि यानी डिग्री वन होनी चाहिए। अच्छा यहाँ पर डिग्री वन होनी चाहिए, देखेंगे टू वेरिएबल डिग्री वन होनी, डिग्री टू होनी चाहिए, यानी क्वाड्रेटिक है ना इसलिए टू होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसे क्वाड्रेटिक बोलेंगे,
क्वाड्रेटिक बोल देंगे इसे, क्वाड्रेटिक बोल देंगे। क्या है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल्स में से ये भी आ जाएगा हमारे पास, 2x² प्लस का 5x प्लस का 3। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? पावर 2 होनी चाहिए, पावर 2 है, पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 मतलब डिग्री 2 होनी चाहिए, 2 डिग्री यानी मैक्सिमम डिग्री 2 होनी चाहिए। और वेरिएबल एक वेरिएबल, एक वेरिएबल, एक वेरिएबल, बस। ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल भी हो सकता है। एक एग्जांपल ऐसे दे देते हैं, 2x² y प्लस का 5xy प्लस का 5y²। देखेंगे यहां पर हम xy y, यानी कि वेरिएबल हमारे पास कितने हैं? 2 हैं, x भी चल रहा y भी चल रहा है, x भी चल रहा y भी चल रहा y भी चल रहा है। इस इक्वेशन में यहां भी हम देख सकते हैं x y दोनों चल रहा है, पावर 2 चल रही है, यानी डिग्री मैक्सिमम 2 होनी चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी है हमारे पास, यहाँ पर पावर यहाँ पर 3 मान लेंगे, क्योंकि वेरिएबल ये भी है, वेरिएबल ये भी है, इसे ओनली ऐसे ही लिखिए। देखेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, 2x² 5xy y का स्क्वायर, पावर 2 पावर 2 पावर 2। समझ में आता होगा आपको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल x xy y, ये टू वेरिएबल्स हैं हमारे पास। ठीक है। अच्छा, लीनियर इक्वेशन में एक स्ट्रेट लाइन आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक सर्कल नुमा आ जाता है। ग्राफ, उसकी शक्ल होती है जो ग्राफ, वो आगे बताएंगे ग्राफ वाले चैप्टर में। अभी के लिए ये समझ लीजिए क्वाड्रेटिक होता है, द्विघात होता है। अब बारी आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ थ्री वेरिएबल्स, यानी 3 चर वाले द्विघात समीकरण। क्या हो जाता है? पावर 3 लिख दीजिए। मैक्सिमम पावर 3 होनी चाहिए, 3 वेरिएबल होने चाहिए, रिलेशन चाहे जैसा भी। आपको 2 शर्तें माननी है। पहली शर्त 2 डिग्री होना चाहिए, दूसरी शर्त 3 वेरिएबल होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक माने 2 डिग्री और 3 वेरिएबल, 3 तरह के वेरिएबल होने चाहिए। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि एक वीडियो में बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि लेसन कैसे बनते हैं। हमने आपको 3 लेसन पहले बता चुके हैं, 1 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 3 चर वाले रैखिक समीकरण। इसके बाद यहाँ पर हम बता रहे हैं 1 चर वाले द्विघात समीकरण, 2 चर वाले द्विघात समीकरण, 3 चर वाले द्विघात समीकरण। ये सारी अपने आप में एक एक्सरसाइज है, चाहे आप 6 में हो, 7th में हो, 8th में हो, 9th में है, 10th में है। तो बुक वाले आपको एक्सरसाइज देने से पहले ये डिसाइड करते हैं कि आपका लेवल क्या हुआ। अभी आपने एक वेरिएबल पर कैलकुलेशन सीख ली, 2 वेरिएबल पर कैलकुलेशन सिखाते हैं, फिर 3 वेरिएबल पर कैलकुलेशन सिखाते हैं। तो ऐसे आपका लेवल बढ़ता चला जाता है। लेवल बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि अगर ये है तो ये भी है, ये है तो ये भी है, फिर ये है तो फिर पॉलिनोमियल भी है। बड़ी क्लास में जाएंगे, पॉलिनोमियल पर एक्सरसाइज पढ़ेंगे, कई सारे टर्म्स होंगे उसमें। कितने टर्म हो सकते हैं? इनफाइनाइट टर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, वो बड़ी बात है। अभी हम इतने पर ही रहते हैं, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये आपको समझ में आया होगा। ये जितनी भी चीजें हम आपको बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। यहां पर अभी हम क्वाड्रेटिक तक ही बताएंगे। क्वाड्रेटिक के बाद एक होता है हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है। क्या होता है जी हमारी क्यूबिक इक्वेशन? थर्ड थिंग, इसे बोलते त्रिघात समीकरण। क्या होता है ये त्रिघात समीकरण? जिसमें 3 घात होती है, जैसे 2x³ प्लस का 5x² माइनस का 9x प्लस का x प्लस का 2। 6 भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखेंगे दोस्तों, यहां पर हम यहां पर क्यूबिक इक्वेशन, यहां क्यूबिक है, पावर 3 है, यानी कितनी डिग्री?
डिग्री 3, यानी कि मैक्सिमम पावर आपकी 3 होनी चाहिए। ऐसे इक्वेशन को त्रिघात समीकरण कहते हैं। इसमें भी हो जाएगा क्यूबिक इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, ठीक है, जिसमें एक वेरिएबल हो, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल मतलब एक घात वाला, एक चर वाला त्रिघात समीकरण। एक चर वाले त्रिघात समीकरण। क्या होते हैं, जैसे ये एग्जांपल है, एक त्रिघात तो है लेकिन चर एक ही चल रहा है ना, ठीक है, वही एक वेरिएबल वाला। 3x³ प्लस का 5x² माइनस का 9x प्लस का 6 इक्वल टू 0। क्यूबिक इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। दूसरा नंबर, क्यूबिक इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। सेम चीज, दो चर वाले त्रिघात समीकरण। दो चर वाले त्रिघात समीकरण, इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास दो चर हो जाएंगे, जैसे कि 3x³ प्लस का 5xy माइनस का 9z प्लस का 6। यहाँ पर y ही लिखेंगे, ओनली x और y चलेगा। दो चर वाले त्रिघात समीकरण। सेम इसी तरह से क्या आ जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन ऑफ थ्री वेरिएबल। क्या हो जाएगा, दो चर वाले, तीन चर वाले त्रिघात समीकरण। तीन चर वाले त्रिघात समीकरण। दोस्तों ये क्या होता है, बस तीन चर हो जाएंगे। यहां पे एक्स वाई चल रहा है, सेम इक्वेशन में एक्स वाई जेड तीन की एंट्री हो जाएगी, लेकिन पावर मैक्सिमम 3 ही होनी चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेंगे, 3x³ प्लस का 5x माइनस का 2y z प्लस या माइनस कुछ भी ले लीजिए, 9z प्लस का 6। कोई फर्क नहीं पड़ता कितने पद है, बस हमारे पास क्यूबिक होना चाहिए, पावर डिग्री 3 होनी चाहिए और तीन वेरिएबल x y z। बस ये हमारे कितने तरह के इक्वेशन बन सकते हैं मैक्सिमम आपको बताए जा चुके हैं। इसी के ऊपर आपके एक्सरसाइजेस बनेंगी। तो हर क्लास में कौन से कैलकुलेशन बच्चों को देना चाहिए, ये हमारा मैनेजमेंट डिसाइड करता है। ये जो नए नए तरह के वर्ड आ जाते हैं आपके सामने, एक चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, ये सब कहाँ से आते हैं, ये सब यही कॉन्सेप्ट से आते हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि अभी कितने टॉपिक हमारे पास मैक्सिमम आ सकते हैं। तो आप समझ चुके हैं, अभी और भी क्यूबिक हैं तो पावर 4, पावर 3, पावर 5 इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। वो आप जाके बीएससी में पढ़ेंगे, आप बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ेंगे, इंटर में भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन अभी हाई स्कूल स्टैंडर्ड तक का इतनी नॉलेज सफिशियंट है आपके लिए। जब आगे का पढ़ाएंगे तो इसके बाद का लेवल हम आपको वहां पर एक्सप्लेन करेंगे, वरना यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, यहाँ पर हम आगे क्या देख सकते हैं। पेयर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। इसका क्या मतलब होता है, दो युग्म वाले रैखिक समीकरण।
युग्म समीकरण, दो चर राशि वाले युग्म समीकरण। इसका मतलब दो चर राशि वाले युग्म समीकरण। युग्म क्या होता है? पेयर, यानी दो समीकरण आपको दिया जाएगा, दो इक्वेशन आपको दिया जाएगा, वो दोनों लीनियर होंगी और टू वेरिएबल भी होंगी। जैसे कि हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस का 5y प्लस का 9 इज इक्वल टू 0, 9x माइनस का 8y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। पेयर है, दो इक्वेशन है हमारे पास। पेयर मतलब दो हो गया, लीनियर मतलब पावर डिग्री 1, देखिए डिग्री 1 है। टू वेरिएबल, दो वेरिएबल है, तो ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस का b1y प्लस का c इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस का c1 c2 इक्वल टू 0, जहां पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब क्या है? कांस्टेंट हैं। हम आपको बता चुके हैं कांस्टेंट क्या होता है। और यहां पर x y ये सब क्या है? वेरिएबल्स हैं। अब देखिए कांस्टेंट हम आपको बता चुके हैं। कांस्टेंट क्या होता है? अचर राशि। अचर राशि माने कोई भी संख्या आ सकती है। वेरिएबल क्या होता है? चर राशि। चर राशि, चर राशि माने एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। तो ये इक्वेशन देख के समझ गए होंगे आप। इसी इक्वेशन पर आपकी एक्सरसाइज बनेगी। तो आपको जो मोस्टली बेसिक चीज़ें हैं जिस पर टॉपिक बनते हैं हमारे, वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो देखिए रैखिक, इधर लिख देंगे रैखिक युग्म समीकरण। नाम में ये रैखिक वर्ड लगाना जरूरी है क्योंकि लीनियर इक्वेशन था। रैखिक युग्म समीकरण है ये। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जितनी भी एक्सरसाइजेस आपको बन सकती थी, एक्चुअली जब आपके लिए मैथ डिज़ाइन की जाती है तो ये देखा जाता है कि आपको आपके क्लास के अनुसार आपको कितना देना चाहिए। अगर आपकी छोटी क्लास में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी तो आप कवर अप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैथ को कैटेगराइज किया गया हुआ है। ठीक है। वो कैटेगराइज किस तरह से किया गया हुआ है, ठीक है, कि आपको वो ईजिली समझ में आ जाए। तो इसके लिए ये टेक्निक अपनाई गई है। ठीक है। आपको समझ में आता होगा क्या क्या बताया गया हुआ है आपको। तो ये ओनली आपकी कॉन्सेप्ट है, आप किसी भी क्लास में क्यों ना हो, लेकिन ये सारी कॉन्सेप्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, समझेंगे। अगर कुछ लिखते वक्त यदि आपको कुछ समझ में नहीं भी आ रहा है तो हमने हर चीज़ लिखने से पहले बोली है, तो आप हमारी आवाज़ को सुनेंगे। ठीक है। और कुछ चीज़ें शॉर्ट फॉर्म में भी लिख दिया हो सकता है, कुछ मार्कर से कुछ चीज़ें आई ना हो वीडियोस में, तो ठीक है, आप उसे सुन लेंगे, आप उसे कमेंट करेंगे। तो यदि कुछ ऐसा रह गया है तो उसे फिर से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थी आपके लिए। आप बीज गणित की पूरी एक तरीके से ब्रांच समझ जाएंगे कि कैसे इसमें टॉपिक बनते हैं, कैसे लेसन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछता है, कहाँ से क्या अराइज होता है। तो अगली क्लास में हम इसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है। डजेंट मैटर आप किस क्लास में है, 6 में है, 7th में, 8th में है, 9th में है, 10th में है, सबके लिए बेसिक यहाँ पर अवेलेबल है। तो दोस्तों अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। और कॉन्सेप्ट को समझिए। क्वेश्चन करना सभी को आता है। ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करना आपको सभी बता देंगे, लेकिन ये क्वेश्चन बनते क्यों हैं और किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ के ही आएगा। कॉन्सेप्ट पढ़ने से आपका पूरा बेस क्लियर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन किस कैटेगरी का है, किस क्लास का है,
ठीक है, कैसे सॉल्व होना है, ये सारी चीज़ें आपको तभी पता होंगी जब आप उसकी जड़ समझेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से राइज हुआ है। तो दोस्तों बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे। आपको आपको यदि लगता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई गई हैं तो आप वीडियो पॉज करके सेक्शंस में वीडियो देखिए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितनी आपकी कैपेसिटी है, लेकिन समझिए पूरा। हम इसे 2 या 3 वीडियोस में भी बना सकते थे, धीरे धीरे आपको दे सकते थे, लेकिन समस्या क्या है कि एक वीडियो के बाद अगली वीडियो आपको सर्च करनी पड़ेगी। आपको प्रॉब्लम होगा कि अगली वीडियो कहाँ से देखें, हम अगला डेटा हम कहाँ से लेके आएँ। तो इसके लिए जितना मैक्सिमम हो पाया एक क्लास में आपको बताया गया है। दोस्तों बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी, प्रैक्टिस करनी है, डिस्कशन करना है और बुक में जाके एनालिसिस करनी है। तो मिलते हैं आपसे हमारी अगली क्लास में इसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।